अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। JUI से नाउमीद होने के बाद अब हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए एक और हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है, जिसका हदफ सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में दिया गया फैसला है। 12 जुलाई के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी हो गई थी, मगर अब तक इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आई है, मगर इसमें तहरीक इंसाफ को शामिल ही नहीं किया गया, यानी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन तस्लीम नहीं की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान जाहिर करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, मगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इन अरकान को दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जाहिर कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान असम्बली को भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शुमार कर दिया और यूँ कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की मजमूई तादाद 80 जाहिर कर दी गई है, मगर तहरीक इंसाफ का एक भी रुकन जाहिर नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी कर दी थी, मगर हुकूमत इसे नहीं मान रही। ताहम जिन 23 मखसूस नशिस्तों पर तनाज़ा है वो किसी भी जमात को नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि कल ही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, जिसमें इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम का हवाला देकर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक दफ़ा जिन आज़ाद अरकान असम्बली ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली तो वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस कानून को लागू किए बगैर नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। स्पीकर ने मज़कूरा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करार देते हुए कहा था कि अब ये फैसला काबिल नफाज नहीं है। हुकूमत की इस नई हिकमत अमली को अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो फहरिस्त जारी हुई है इसमें हुकूमती इत्तेहाद के नंबर्स 213 हैं, जबकि एक आज़ाद रुकन के बारे में लिखा है कि वो नून लीग में शामिल हो गए। यूँ हुक्मरान इत्तेहाद के पास 214 अरकान की हिमायत है और उन्हें 2/3 अक्सरियत के लिए 10 मज़ीद अरकान की ज़रूरत है। अब हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए इन 23 अरकान को बहाल करे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। अहम बात यह है कि इनमें से 20 अरकान हुक्मरान इत्तेहाद से थे। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर स्पीकर्स भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, फिर पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के स्पीकर्स ने भी ख़त लिखा, जबकि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को इसी तनाजुर में ख़त लिखा है और मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ख़त इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसी तनाज़े की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए और इसका भी जिक्र स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपने ख़त में किया है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस में ही गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन मुसलसल मशावरत कर रहा है, हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। ज़राए के मुताबिक आज भी इजलास हुआ, मगर फिर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पीर को अब दोबारा इजलास तलब किया गया है। आईनी तरमीम और 2/3 अक्सरियत से जुड़ी हुई हालिया डेवलपमेंट्स के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन पर सबकी नजरें हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस हवाले से दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने दी न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली अपनी खबर में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैरान कौन इकदाम सामने आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को ऐसा मवाद फराहम किया है जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की इलेक्शन कमीशन से की जाने वाली तवक्को के बरक्स इलेक्शन कमीशन को तक़वियत देगा। मौजूदा हालात में ये सारा मामला पार्लियामेंट में नंबर गेम का है। इस सूरत हाल में अब सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन पर हैं, लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त पर मौक़िफ़ देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि स्पीकर ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में भी कि उसको कोई मान नहीं रहा, क्योंकि ये सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। इसलिए ये ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं कि जिसका कि सियासी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से नई पार्टी पोजीशन जारी करने की टाइमिंग पर तनकीद की। पार्टी
पोजीशन जो स्पीकर कौमी असम्बली ने की है उस हवाले से। देखिए, बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करें। मौलाना ने मजीद कहा कि हुकूमत तैयारी के बगैर आईनी तरमीम पर सपोर्ट मांग रही थी, जिसमें बुनियादी हकूक़ का दायरा महदूद किया गया था और मिलिट्री के किरदार में इजाफा किया गया था, जिस पर JUI ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी, बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें दी। ऐसे जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए, लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माजूर हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI अपने अपने मुसवदे तैयार कर रही है, जिसमें हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। एक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि अगर हुकूमत किसी और तरीके से तरमीम लाने की कोशिश करती है तो हमारा रद्द-ए-अमल उन्हें ऐसी हरकत नहीं करने देगा। बराबर साहब भी तशरीफ़ लाए थे मेरे पास और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है, वो कला इस पर काम कर रहे हैं और तो जाहिर है कि हफ्ता 10 दिन तो इसमें लग जाएंगे। जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया कि अगर मौलाना साहब जो है हमारे साथ नहीं आते तो हम फिर किसी और तरफ देखेंगे और से बंदे हमारे पूरे कर लेंगे। देखिए, अगर वो गलत चीज़ पर मुसर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, तो फिर एक सौदागरी वाला एक काम होगा। हम इससे दूर रहेंगे और इंशाल्लाह उसूली सियासत करेंगे और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि आईनी अदालत के मामले पर इत्तेफाकी राय मौजूद है, मगर इसमें भी हमें बदनीयती नजर आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी अदालत ये ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करते हुए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिस पर आज ही सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर अमल दरामद भी हो गया। ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक अहम तरमीम की गई। अब 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल नहीं होंगे, बल्कि कमेटी में चीफ जस्टिस और अगला सीनियर तरीन जज तो शामिल होगा, मगर तीसरा जज चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगा सकेंगे और उन्हें वक्तन फवक्तन तब्दील भी कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वजाहत दी और मिसाल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A की नजरसानी की दरख्वास्त अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे तो केसेस ताखीर का शिकार होते थे। और जिस तरह 63A का जो आइन को रीराइट किया गया वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तफाक ही नहीं हो सका। वो अहम एक कौमी नौयत का मामला है। ऑर्डिनेंस मंजूर होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट से खबर आई कि चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी तब्दील कर दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया है और उनकी जगह सीनियरिटी में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। इस सूरत हाल पर हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी हवाले से अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से। कैसी सियासत की है मुस्लिम लीग नून ने अब तक के? मौलाना फजलुर रहमान आपके अभी तक के किए गए तमाम इक़दामात को शक की निगाह से देख रहे हैं और बदनीयती करार दे रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को ख़त और उसके बाद पार्टी पोजीशन सामने आना, और जो कुछ आइनी तरमीम के हवाले से अब तक सामने आया है उसको भी वो बदनीयती करार दे रहे हैं मुसलसल। देखिए, बड़ा मेरी इल्ज़ाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मेरा एक बड़ा लंबा उनके साथ ताल्लुक है। तो देखिए, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है और उन्होंने उसको डिफेंड करना है।
चाहे वो अपनी तरफ से कोई आर्गूमेंट दे के उसको डिफेंड करें या हमें अटैक करके उसको डिफेंड करें, दोनों हालतों में उनको पूरा पूरा हक है। और उसमें कोई हमें जिसका कोई जवाब जो है हम देख सकते होंगे, हम उनको पब्लिकली भी देंगे, प्राइवेटली भी देंगे कि भाई इस मूव के पीछे ये मुहर्रकात हैं, ये वजूहात हैं, हमारा ये आर्गूमेंट है, और ये हमारा फर्ज है उनको देना, उनके जो एतराज़ात हैं उनका जवाब देना, उनके एतराज़ात जो है उनको एड्रेस करना। लेकिन मैं उनको ये उनका जो क्रिटिसिज्म का हक है या इख्तलाफ का हक जो है या कोई भी उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरी इतना ज़रूर जो है बड़े अदब के साथ जो होगी कि नीयत पे शक न करें, कोई ऐसे बदनीयती कोई नहीं है। हर पार्टी का, हर शख्स का एक अपना अपना तरीकाकार है, सोच की एक जो है वो बेस्ड के ऊपर एक मूव करते हैं, सारे सियासतदान करते हैं। उसमें कोई ऐसा जो है मेलाफाइडी जो है ना वो होता है, मैं इनकार नहीं करता, होता है, मेलाफाइडी भी होता है। लेकिन मैं मशहूर करता हूँ एक पुराने जो है वो मैं उनके साथ ताल्लुक भी है। वो जो इस ताल्लुक का कोई लिहाज नहीं रख रहे, वो तो बरबला कह रहे हैं कि उन्हें नीयत पर भी शक है और वो ऐसी चीज़ों पर साथ नहीं देना चाहते। उनका इशारतन ये कहना है कि आपकी जमात मुस्लिम लीग नून ये शायद किसी के कहने पर कर रही है और जिसके कहने पर कर रही है उससे तो फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम लीग नून को, लेकिन आवाम से जमहूरियत की खिदमत के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, मैं उनके साथ मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया ना, मैं की जो बात है उसको कंटेस्ट कथित तौर पे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं कन्विंस करूँ, मैं और खुसूसन जो एक पस मंजर है ताल्लुकात का, उसमें उसको सामने रख के उनको कन्विंस करूँ, और उसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। उनकी जो क्रिटिसिज्म है सर आंखों के ऊपर, उनकी जो एतराज़ात है सर आंखों के ऊपर, लेकिन जब वी आर ट्राइंग टू एंगेज विद हिम एंड कन्विंस हिम सपोर्ट अस, उस वक्त ये जो एक दूसरे के आर्गूमेंट के को काउंटर आर्गूमेंट करना जो है ना, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि मैं टेलीविजन पे करूं, तो मिलके उनको या मेरे साथी जो हैं, मेरे कुलीग हैं, वो मिलके उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह नहीं है, और ये हमारा नुक्ता नज़र है। लेकिन खान साहब वो राज़ी तो नहीं हुए, कोशिश तो बहुत की गई है अभी तक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तक उनसे मिले हैं और ये खबर आई कि वो दोबारा भी उनसे मिलना जाना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो कोशिश तो बेतहाशा हो चुकी है, यही एक कसर रह गई थी कि नवाज शरीफ साहब भी उनसे मिलते जो नहीं मिले। देखें, सियासत में गिव अप नहीं किया जाता। सियासत का हुस्न जो है, उसकी खूबसूरती यही है कि उसमें गिव अप नहीं किया जाता। It is an art of possible, not a art of impossible, you know. So we are engaged in the art of possible, और उसमें जो है हम अपनी कोशिश जो है जारी रखें। तो खान साहब, ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासी क़यादत है, जिसमें आप भी बहुत अहमियत रखते हैं सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून में, तो उनमें से भी कुछ लोग मुत्तफ़िक नहीं थे इन तरामीम पर। चूँकि इब्तदा में आपके जो गैर सियासी लोग हैं वो गए बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बहुत बाद में ऐसे लोग जो आपके मुस्लिम लीग नून का एक सियासी चेहरा हैं वो इसमें शामिल हुए। तो क्या किसी किस्म की कोई मज़ाहमत मुस्लिम लीग नून के अंदर भी थी कि ये तरामीम नहीं करनी है या इस रास्ते पर नहीं जाना है? नहीं, इस तरह की कतई तौर पे कोई बात नहीं थी कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई इस बात पे कोई राय दो पाई जाती थी। कतई तौर पे कोई ऐसी बात नहीं थी। देखें, इसमें कुछ लोग जो है सारे के सारे सियासी एंगेज हुए, इनमें कोई गैर सियासी बंदा एंगेज नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, अगर कोई गैर सियासी नाम आपके सामने है तो मैं फिर आपको काउंटर आर्गूमेंट उसका देता हूँ कि ये गैर सियासी नहीं है, सियासी नहीं। नहीं तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा जियो न्यूज़ पर ही बात करते हुए कि जो कमेटी में शामिल लोग थे जिन्होंने इब्तदा की इस बातचीत की, वो जिम्मेदार हैं इस बातचीत की नाकामी के, और उसमें मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब शामिल थे। देखें, दोनों मोहसिन नकवी साहब भी अब सियासत में एंगेज हो चुके हैं पिछले कई सालों से,
तो उनको गैर सियासी तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ राना साहब के ओपिनियन का, उनको हक भी है और अपना ओपिनियन हर शख्स को उसको एक्सप्रेस करने का भी हक है। आज़म नज़ीर तार साहब वकील हैं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा वकील है पाकिस्तान में जो सियासी ना हो? सारे वकील सियासी हैं, बल्कि सियासी जो है वो भी ज्यादातर वकील हैं। आप उस तरफ से देख लें या उस तरफ से देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं राना साहब का ओपिनियन का एहतराम करता हूँ, बिल्कुल he has every right to express his opinion and possibly guess also or you also कि ये अगर कोई मुश्किलात हैं तो क्या किस वजह से हैं, लेकिन I do not subscribe to whatever। खैर साहब, आपके जो मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि ख़तरात हैं हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर। अदलिया के हवाले से क्या ख़तरात हैं उस पर तो बहुत अब बात हो चुकी है। दूसरा ये कि असम्बली में पार्टी पोजीशन बदलने से भी ख़तरा है मुस्लिम लीग नून को, चूँकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो जाता है तो उस हिसाब से अगर पार्टी पोजीशन देखें तो आपकी जमात की पोजीशन कौमी असम्बली में और तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन तकरीबन एक जैसी हो जाएगी ख्वाजा साहब। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा, चूँकि स्पीकर ने ख़त लिख दिया और फिर भी उनको नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को। ये ख़तरा है मुस्लिम लीग नून को कि ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई बिल्कुल अल्लाह के फजल से कोई ऐसा खतरा नहीं है। जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा है वो कानून और कायदे के मुताबिक बिल्कुल सही है। हमारा एक लीगल उसके ऊपर स्टांस है, हमारा एक लीगल पोजीशन है और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह जो स्पीकर साहब जो है, बस ये स्पीकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आईनी अदारा है वो पार्लियामेंट है, उसके वो सरबराह हैं। उनकी पोजीशन जो है मेरे ख्याल किसी भी और अदारे के साथ कम नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो उनकी राय जो है बड़ी मोहतरम है और जो जिसका उन्होंने इज़हार अपने खत के जरिए किया है और मैं टोटली उसको सपोर्ट करता हूँ, एवरी वर्ड ऑफ इट आई सपोर्ट। ऐसी कोई बात नहीं है। काउंटर आर्गूमेंट को देना चाहता है तो बिल्कुल हक है उसका, जरूर दे, अपनी राय होती है। लेकिन आई फील के स्पीकर ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, कानून और कायदे के मुताबिक लिखा है। अगर कहीं पे कानून की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है तो मेरा ख्याल है वक्त ये डिसाइड कर देगा कि किसकी इंटरप्रिटेशन सही थी और किसकी गलत। ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सामने आया और उस पर बाद में हिदायत भी जारी की गई अमल दरामद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, उस पर अमल दरामद नहीं करना चूंकि हुकूमत उसको खिलाफ कानून समझती है। हम उसको खिलाफ कानून और स्पीकर साहब ने अपने लेटर में और हमारी पार्टी की भी पोजीशन भी यही है। हम अपनी जो स्पीकर की इंटरप्रिटेशन है वी स्टैंड बाय दैट। हम कानून बनाते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन उसकी जो है, लेकिन कानून जो है वो मेरा ख्याल है कि हमारी जो राय है कानून के बारे में या कानून की जो इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी भी अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी ही मोहतरम है जितनी के अदालत की मोहतरम। तो खैर साहब, इसका मतलब यह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर हुकूमत चाहती है कि वो उन्हीं के हक में जाए, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है। मौलाना फजलुर रहमान मान नहीं रहे। यहाँ तक कि डॉन अखबार में खबर शाया हुई कि ये दावा किया गया, नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया था कि मौलाना ने अपना जहन बना लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को कॉल भी ना की जाए क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब के मिलने उनसे बात करने से भी मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। तो एक ही रास्ता बचा है हुकूमत के पास कि उन मखसूस नशिस्तों को दोबारा ले और उसके ज़रिए से अपनी अक्सरियत साबित करे। जुनैद साहब, मैं आई डू नॉट सब्सक्राइब व्हाटएवर यू आर सेइंग। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है मीडिया की अपनी स्पेकुलेशन है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई बात नहीं। टाइट फ्लाइंग है, नथिंग एल्स। खास साहब, लेकिन असेंबली का इजलास चलता रहा, आप भी वहाँ पर थे, कोई बात नहीं हुई। अब अचानक ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का लाया गया, उस पर सदर ने दस्तखत भी कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में उस पर अमल दरामद भी हो गया। 3 रुकनी कमेटी में से एक जज को हटा के दूसरे जज को शामिल भी कर दिया गया। स्पीकर ने ख़त भी लिख दिया फ़ौरन से इलेक्शन कमीशन को कि नशिस्तों का फैसला करें, और फिर जो पार्टी पोजीशन आई है उसमें वो नशिस्तें उस तरह से नहीं दी गई जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मकसद तो यही होगा फिर, और क्या हो सकता है? जो पॉलिटिकल जो इंटरप्रिटेशन, जो लीगल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं या जो पॉलिटिकल मूव्स हम कर रहे हैं वो भी है। जिस तरह किसी को भी राइट है, जिस तरह मैं अभी अपोजिशन के बारे में कह रहा था या जो लोग हमसे इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके बारे में कह रहा था, उसी
तरह हमारा भी राइट है. लेट द टाइम डिसाइड एंड लेट द सर्कमस्टांसेस डिसाइड कि किसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो करेक्ट है, किसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दूसरे पे जो है वो फौकियत रखती है. अच्छा, तो पीटीआई के जलसे की बात हो रही है, आप समझते हैं कि उन्हें इजाज़त होनी चाहिए? संजानी जलसे के बाद जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से कोई जलसा करें अपना लाहौर में? तो मैं जो इंतजार कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, 3 दिन रह गए उनके 15 दिन की मोहलत जो उन्होंने हमें दी थी कि लश्कर कशी की, उसका इंतजार कर रहा हूँ. जलसे के मुताबिक मुझे कुछ नहीं पता. आपको लगता है कि वैसे ही मंजरनामा हो सकता है जो फिर इस्लामाबाद के संजानी जलसे के बाद हुआ था गिरफ्तारियों का? के पुल पे इंतजार कर रहे हैं, उनके 3 दिन रह गए. उन्होंने लश्कर कशी जलसा एक लश्कर लेके आना था ना, उसका इंतजार कर. ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए. अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र से. अली ज़फ़र साहब, शुक्रिया आपके वक्त का. इस वक्त जो हालात सामने है, पीटीआई ये तो बता चुकी कि वो किस तरह से इन तरमीम के ख़िलाफ़ है, मौलाना की हिमायत भी मिल गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिस पर सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि उसको फतह मिली है, कामयाबी मिली है और वो पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर सकेगी, उस पर तो हुकूमत अमल दरामद करती नज़र नहीं आ रही और पार्टी पोजीशन भी सामने आई तो वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली हैं. तो इस पर हिकमत अमली क्या होगी अब तहरीक इंसाफ की? अपने अगर वो इसको समझती है कि उसका यह हक है तो उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं समझते उस हुक्म को. जी देखें, पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपना एक डिटेल्ड एक पहली जजमेंट भी दे दी और उसके बाद उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी. जब वो क्लैरिफिकेशन के साथ उस जजमेंट को पढ़ते हैं, वो जो शॉर्ट ऑर्डर था रिजर्व सीट केस में, तो उससे जाहिर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सारी सीटें जो थी ये पीटीआई की मेंबर्स समझे जाएंगे और सिर्फ नोटिफाई करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एज मेंबर्स, वरना वो तस्वर किए जाएंगे कि वो पीटीआई के हैं. ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन एक्ट की तशरीह के बाद और आइन की तरमीम की, आइन की जो आर्टिकल्स हैं उनकी तशरीह के बाद. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको रद्द कर दिया, उसको टोकरी में फेंक दिया और उन्होंने ये कहा कि जो स्पीकर साहब ने उनको लेटर लिखा है वो दुरुस्त है और उसके मुताबिक नए कानून के तहत उन्होंने सबको शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मेंबरशिप दे दी है. अब चलें, ये एक तनाज़ा है इस वक्त. मेरी नज़र में क्लियरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि आइन की पासदारी करते हुए आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद करे, क्योंकि आइन भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही हो या गलत हो उस पर अमल दरामद करना होता है और बाद में वरना कंटेम्प्ट भी हो सकती है उनके ऊपर. लेकिन एक बड़ा अहम सवाल उठता है जो मैं उस वक्त का सोच रहा हूँ इसके ऊपर, और वो ये है कि मेरी नज़र में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद एक ही जमात हैं. वो मेंबर्स, चाहे वो पीटीआई के मेंबर्स आप कह लें या सुन्नी इत्तेहाद के कह लें, इफेक्ट उसका एक ही है. सवाल ये है कि अब जब सुन्नी इत्तेहाद को दे दिए सारे लोग, सारे मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर सुन्नी इत्तेहाद के हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि रिजर्व सीट्स तो फिर भी सुन्नी इत्तेहाद को ही फिर मिलनी चाहिए. रिजर्व सीट्स कहीं और तो जा नहीं सकती और झगड़ा चूंकि रिजर्व सीट्स का है, तो चाहे वो पीटीआई को जाए या सुन्नी इत्तेहाद को जाए, सवाल ये है कि उससे कोई हमें ऐसा प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता. हुकूमत का ये मेरा ख्याल है इरादा था कि किसी तरह रिजर्व सीट्स जो हैं वो पीटीआई को भी ना मिलें, सुन्नी इत्तेहाद को भी ना मिलें, वो उनको मिल जाए ताकि उन रिजर्व सीट से वो 2/3 अमेंडमेंट कर लें. और अली ज़फ़र साहब, इसमें आप देखिए कानूनी तौर पर भी स्पीकर की तरफ से जारी किया गया है, इसमें तो अब इलेक्शन कमीशन ने नहीं कोई मालूमात सामने लाए. जी, लेकिन ये जो स्पीकर और इलेक्शन कमीशन है, लगता तो मुझे ये है कि वो एक तरह से दोनों ऑफिस जो हैं वो आपस में बातचीत करके ये सारे मामला आगे चला रहे हैं. तो मैं इसलिए इसको समझता हूँ कि ये शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही अल्टीमेट फैसला ये हो. लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसके बरक्स फैसला करे तो वो क्या कर सकती है, या तो पीटीआई को देगी या सुन्नी इत्तेहाद को देगी.
तो यही इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसी फैसले पे कायम रहती है जो स्पीकर साहब का है, तो फिर वो एक तरह से हमें प्रैक्टिकली शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि देना तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को है या पीटीआई को है, दूसरी पार्टीज को तो नहीं मिल सकती सीटें। अली ज़फ़र साहब, उस फैसले की बुनियाद पर आपका ये मुतालबा था, वो अपनी जगह कायम है, लेकिन आप कानूनी तौर पर समझते हैं कि उस दिन के ऑर्डर के बाद तफसीली फैसला ना आने से भी सवालात उठ रहे हैं या एतराज़ात हो सकते हैं उस पर? जी देखें, जहां तक फैसला तफसीली आने की ताखीर है, ये तो मेरा ख्याल है आपने बड़ा दुरुस्त ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि ऐसा अहम मामला था, जिस तरह इस पे बहस हुई थी, तो होना तो ये चाहिए था कि बहुत जल्द तफसीली फैसला आ जाता, बिलखसूस जबकि माइनॉरिटी जजेस ने अपना डिटेल्ड फैसला शायद इस केस में दे भी दिया है। तो ये बड़ा ताखीर जितनी हो रही है उतनी कंफ्यूजन हो रही है, तो उम्मीद ये है कि ये फैसला जल्द आ जाएगा। ठीक है अली ज़फ़र साहब, जो नई आईनी तरमीम का इशू है, उस पर तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ अब एक है बिल्कुल? मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत ही वाज़े तौर पर मुखालफत कर चुके हैं नई आईनी तरमीम के हवाले से। जी बिल्कुल, ये तो मौक़िफ़ सब सामने आ गया था कि JUI का भी मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है और जो PTI का मौक़िफ़ है, वो इन तरमीम में जो हुकूमत लाना चाह रही थी एक ही है। और ये जो इतवार को मीटिंग हुई थी उसमें वाज़े हो गया था, जब मौलाना साहब ने ये कहा था कि मेरे पास जो मिला है मुझे एक डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट, वो तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, उसमें तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं मानूंगा तो ये आइन भी खत्म हो जाएगा, जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने वो उसको रद्द कर दिया था। PTI ने तो वैसे ही मौक़िफ़ बड़ा वाज़े पहले से दिया हुआ था। अब पोजीशन ये है कि फिलहाल हुकूमत के पास कोई भी ऐसी नहीं है नंबर्स जिसके तहत वो ये तरमीम ला सकें। मैं तो इससे भी आगे जाके कहूंगा कि अगर JUI के पास नंबर होते भी, यानी JUI हुकूमत के साथ मिल भी जाती, तब भी हुकूमत के पास नंबर्स नहीं थे उस दिन, ना अब हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं और कुछ जमातें हैं जो अभी तक इस सारे अमेंडमेंट्स पे आमादा नहीं है। अली ज़फ़र साहब, ये बात तो साबित हो गई मौलाना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जब उन्होंने कहा कि JUI भी इस पर एक मुसविदा बना रही है, वकला काम कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि इस्लाहात तो वो भी चाहते हैं। तो उस पर मशावरत हो रही है आपके वकला और जमीयत उलमा इस्लाम के वकला के साथ, वो मुसविदा बनाने के लिए जो कि आपकी तरफ से पेश किया जाएगा? जी, मौलाना साहब ने ज़रूर कहा है कि मैं कोई उनके जो वकला हैं वो ड्राफ्ट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में हमारी अभी कोई मुशावरत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, ना हमसे शेयर किया गया है। लेकिन यकीनी तौर पे जब वो बना लेंगे तो जिस तरह उन्होंने पहले भी इंडिकेट किया था और कहा था मौलाना साहब ने, तो वो हमसे शायद शेयर करेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ इस वक्त बिल्कुल बड़ा वाज़े है कि अगर जो भी आईनी तरमीम आ रही है या लेके आनी है, उसका इस वक्त नहीं वक्त। आप सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह आइन अभी मौजूद है उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनको नोटिफाई करें, और नोटिफाई करने के बाद अगर कोई तरमीम लेके आनी है तो उसके लिए कमेटी बनाएं, और कमेटी बना के फिर हम बहस पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई कौम और उसकी बेहतरी के लिए हुई, आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी के लिए कोई बेहतर चीज़ें हुई, तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। लेकिन हमें ये जिस तरह लेके आ रहे थे, जिस तरीक़ेकार से, और जो शिकें थी सारी अमेंडमेंट में, और जिस तरह ये आईनी अदालत बनाने जा रहे थे और जिस तरह ये अपॉइंट कर रहे थे जजेस आईनी अदालत में, वो हमें मंजूर नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह आपने जुडिशरी को ख़त्म ही कर दिया। फिर तो आज़ादी जो हम बात करते हैं जुडिशरी की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अली ज़फ़र साहब तरमीम की गई और उस पर अमल दरामद भी हो गया, जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट में उसमें तब्दीली भी कर दी गई, आपके इल्म में है, उससे इत्तफाक करती है तहरीक इंसाफ? देखिए, वो सच तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह किया गया, जिस वजह से किया गया, वो फिर सामने आ जाता है। हर कानून के पीछे नीयत का सवाल होता है। इस वक्त पोजीशन ये थी
कि आपने देखा कि ये जो आईनी केसेस थे जो जिसमें बुनियादी हकूक के मामले थे, वो केसेस फिक्स होने थे चीफ जस्टिस और जो उनके साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की मुशावरत से। और हमने देखा कि पिछले 2-3 फैसले जो इस कमेटी ने किए उसमें चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में थे और जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे उनका फैसला चूंकि मेजॉरिटी पे था, तो फिर वही फैसला हुआ इस कमेटी के बिहाफ पे। तो इस चीज को तब्दील करने के लिए, यानी कि चीफ जस्टिस को फिर से मेजॉरिटी देने के लिए ये फैसला किया गया, ये ऑर्डिनेंस लाया गया कि जो तीसरा जज है वो सीनियर मोस्ट नहीं होगा, बल्कि वो होगा जो चीफ जस्टिस साहब चाहें। और उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डिनेंस जिस तरह आया, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शायद चीफ जस्टिस साहब ने जज अपॉइंट कर दिया, तो अब मेजॉरिटी दोबारा से चीफ जस्टिस साहब के पास आ गई। वो फैसला करेंगे कि कौन सा आईनी केस फिक्स होना है और कौन सा आईनी केस कब फिक्स होना है। ये सारा इस अमेंडमेंट का मकसद यही था कि वो जो इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया गया था वो वापस किया जाए। तो हुकूमत एक तरह से किसी पब्लिक गुड के लिए या अवाम की बेहतरी के लिए या जुडिशरी की बेहतरी के लिए ये कवानीन नहीं लेके आ रही, वो सिर्फ देखती है कि कहाँ उनको फायदा है, कहाँ नुकसान है, और उसके मुताबिक सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वो ये तरमीम आप लाहौर हाई कोर्ट में भी थे, जलसा होगा तहरीक इंसाफ का कल, और उसमें फिर पॉलिसी क्या तय की गई है? चूंकि आखिरी जलसे के बाद तो काफ़ी मुश्किल हालात हो गए थे तहरीक इंसाफ के लिए, चूंकि उसमें सवाल ही उठता है कि बतौर जमात तनकीद भी तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर ही करनी है, फिर मुज़ाकरात की अपील भी उन्हीं से करते हैं। देखिए, मैं इस पे बड़ा वाज़ेह हूँ, बड़ा क्लियर हूँ। एहतजाज करना इस आइन के तहत हमारा हक है और हमने करना था, चाहे एनओसी मिलती या ना मिलती। अब एनओसी मिल गया है, हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर उसमें तकरीर करना भी एक हमारा बुनियादी हक है, हर कोई तकरीर का हक रखता है, लेकिन उस तकरीर के हक को भी आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है उस तकरीर के हक का और कोई जुर्म करता है या कानून के खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है उस तकरीर पे करने के। वो उसमें मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप ये कबल अज वक्त रोक नहीं सकते कि आप तकरीर नहीं करेंगे या आप जलसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका हमें शक है कि आप गलत बातें करेंगे या कानून के खिलाफ बातें करेंगे। तो ये मेरा मौक़िफ़ था आज सुबह भी। अब जब चूंकि एनओसी दे दिया है और हुकूमत ने हमारा आईनी हक मान लिया है एहतजाज करने का, तो हम पुरअमन कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे। और उम्मीद यही है कि जो भी हमारे लोग हैं वो अपने दायरे अख्तियार में रहते हुए स्पीचेस करेंगे, जो उनका हक है, जो आइन उनको हक देता है, जो कानून उनको हक देता है, और ना कोई तोड़ फोड़ होगी, ना किसी की हम कोई ऐसी बात करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम का लटका हुआ मामला और नई पार्टी पोजीशन के साथ साथ ऑर्डिनेंस आने के बाद हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है। अभी हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर उमर चीमा हमारे साथ है। उमर, शुक्रिया आपके वक्त का। मुसलसल जो नाकामियाँ कह लें या कामयाबियाँ हासिल नहीं हो रही हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुकाबला करते हुए, उस सूरत में क्या हुकूमत अब किसी बंद गली में जा रही है बिल्कुल, या अभी भी कोई रास्ता है उनके लिए? नहीं जुनेद, बंद गली में नहीं जा रही। इनके पास मेरे ख्याल काफ़ी गलियां इधर उधर जाने के लिए, और आगे कोई चौकीदार भी नहीं है उनको रोकने के लिए, तो अभी तो फिर रहे हैं। बेसिकली इनका इस टाइम हुकूमत का मसला वही है जो पीटीआई का है, कि जिस तरह पीटीआई जब इमरान खान आए तो उनकी बहुत ज़्यादा एक इन्हिसार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर हो गया। उन्होंने सोचा कि वही लेकर आए हैं और सब कुछ वही चलाएंगे। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अनफॉर्चुनेटली ये भी कोई उसी रास्ते पे, हालांकि इनका उनसे तजर्बा ज़्यादा है और पहले कई दफ़ा गवर्नमेंट कर भी चुके हैं, लेकिन एक ओवरऑल एक अवामी सपोर्ट उतनी इनको हासिल नहीं है। और जिस अंदाज में आए हैं तो इनको चैलेंजेस उस लिहाज से काफ़ी हैं। अपना एक रोब-दाब जुबाने के लिए, अपने आप को एक स्टेबिलिटी लाने के लिए
तो मेरे ख्याल है कि अभी भी लगे हुए हैं और ओवरऑल जो सिस्टम है वो तो सारा इनकी फेवर में काम कर रहा है। उसके बावजूद जो जिस तरीके से इन्होंने तरमीम वाला मामला किया और जितनी एक हाफ बेक्ड इनकी एफर्ट थी और उसमें ये खुद भी एक्सपोज हुए और बड़ी जो एक शर्मनाक सूरत हाल थी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कोई डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पूरा सिस्टम ही आपके साथ हो या आपके स्टेक्स उनसे मिलते हो, आप एक कश्ती के मुसाफिर हो, तो अगर ये एक दूसरे को गिरने देंगे तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा ना, तो लिहाजा मेरे ख्याल निकल ही जाएंगे आगे। मौलाना के मामले में क्या हुआ है? इब्तिदा में ऐसे लगा कि वो अपने मौक़िफ़ से कुछ हट चुके हैं, जो शुरू में बहुत मुखालिफत कर रहे थे इलेक्शन के बाद, और फिर उन्होंने कहा कि जैसी भी हुकूमत है इसी के साथ चलना है आगे। असम्बली के फ्लोर पर कहा, सदर साहब से भी मिल लिए, वज़ीर आज़म से भी मिल लिए, और उसके बाद अचानक इस तरह से उनका सख्त मौक़िफ़ आया कि उन्होंने तो हर तरह से हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार किया, अमानत में ख़यानत तक करार दिया और कहा कि किसी तरह से भी वो इन तरमीम पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। देखिए, मौलाना साहब के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसी दौरान उन्हें एक अटेंशन भी मिल रही है और इस पे वो थ्राइव भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि एक और मामला ये भी है कि जो मौलाना के हवाले से कोई बातें भी चली, कोई इनिशियली उनकी तरफ से एज सच डिमांड आई नहीं है, वो पहले ही एक हालत मातम में बैठे हुए थे जो इलेक्शन में उनके साथ हुआ, तो लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा इतनी कोई डिमांड थी नहीं। और लेकिन बातें ऐसी आई कि जैसे उनके काफ़ी मुतालबात हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं और उसको फिर उन्होंने अपने अंदाज में एक्सप्लॉइट किया कि बजाय कि वो उनकी वजाहतें करते कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने उसको अपने अंदाज में चलाने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अल्टीमेटली इनका अगर कोई पैचअप होना है या कोई आगे जाके कुछ अरेंजमेंट होना है तो वो गवर्नमेंट के साथ ही होना है। पीटीआई के साथ सिर्फ अपोजिशन में रह के, यानी कि अगर आप अपोजिशन में हैं तो ये एक इस चीज़ की अलामत नहीं है कि आपका पीटीआई के साथ अलायंस होगा, क्योंकि जिस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, इवन जो चीफ मिनिस्टर है वो भी आपको हरा के आया हुआ है और पीटीआई जो है वो आपकी जिद थी। बल्कि मौलाना के बारे में भी जो वो जुबान इस्तेमाल करते थे, इवन पीटीआई के हवाले से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा वोकल थे या सख्त जुबान अगर कभी इस्तेमाल की तो वो मौलाना और उनकी पार्टी की थी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उनके साथ इनका इत्तेहाद उन्हें वो सूट नहीं कर रहा। उनके लिए भी एक ऑकवर्ड चॉइस है कि जिसमें उन्होंने अवामी लेवल पर भी अपने आप को जिंदा रखना है और उन्होंने हुकूमत की भी सपोर्ट करनी है। तो गालिबन यही हो सकता है कि कोई एक दो अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा के तो वो कहेंगे चलें हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। और अभी जो जिस तरह ये इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से होने जा रहा है, तो उससे अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि इनको रूलिंग कोलिशन को वो नशिस्तें मिल जाती हैं जिसके मौलाना खुद भी बेनिफिशरी होंगे, तो उससे लेकिन उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कदरे पहले की निस्बत उसमें वो ज़रा वीक होगी। जितनी आज है हो सकता है कि कोई 2-4 दिन के बाद वो ना हो अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई मखसूस नशिस्तें इनको दे दी। तो ये सवाल भी अखबार में उठाया गया है कि नवाज शरीफ ने हुकूमत की मदद क्यों नहीं की अपने पुराने दोस्त को मनाने के लिए। इस पर भी खबरें थी, चूँकि वो आए इस्लामाबाद, उनको तो मिलना भी था मौलाना फजलुर रहमान से, फिर वो कोई भी किरदार अदा किए बगैर ही वापस लाहौर चले गए। देखिए, एक तो ये है कि हमने कुछ जो अफराद है ना उनको ऐसा एक ओवर एग्जेजरेटेड स्टाइल में हम बयान करते हैं कि जैसे उनके पास कुछ जादू की छड़ी है कि वो जिस पर चला देंगे, जिस पर फेर देंगे वो बिल्कुल उनका सीर हो जाएगा। तो एक तो ये है कि मौलाना के अपने गिले शिकवे इनके साथ काफ़ी हैं कि बीइंग पीडीएम प्रेसिडेंट वो तो उनकी कश्ती डूब गई और ये सारे जो हैं वो फिर एक जो दूसरी कश्ती पे सवार होकर आगे निकल गए। तो उस टाइम से जो मियाँ साहब हैं उनका भी राब्ता नहीं था, वो अपने लेवल पे हालत मातम में, उनको लगता है जी कि जैसे मेरे साथ अवाम भी नहीं है, अवाम जो है नहीं कि उन्होंने मेरे साथ वो प्यार नहीं किया या मैं मुश्किलात में था तो उन्होंने वो साथ नहीं दिया। तो उनको अपने गिले शिकवे हैं वो 2017 से आगे वो भी नहीं आते, तो लिहाजा उन्होंने कोई मौलाना को भी जाकर उस टाइम को कंसोल नहीं किया जो कि अपने लेवल पे बड़े दुखी फिर रहे थे। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके पास भी कोई ऐसी बार्गेनिंग पोजीशन थी। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई लिवरेज होता है, जब आप मौलाना को कोई
कोई ऐसी ऑफ़र कर सकते हैं कि जिसमें आपको लगे कि कोई हम किसी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगी तो मौलाना सिर्फ जाने से तो बातें नहीं सारी बात मान जाएंगे। तो उमर साहब, ये तहरीक इंसाफ की सियासत क्या है इस वक्त? एक इस्लामाबाद के करीब वाला जलसा तो आपके पास था, उसके बाद जो कुछ हो आपने देखा, लेकिन उसके अंदर जो गुफ्तगू की गई वो बहुत जारहाना थी। तो उससे क्या मकासद हासिल करना चाहती है तहरीक इंसाफ? अब कल लाहौर में जलसे का भी कहा जा रहा है और वो कहते हैं कि जलसा करेंगे भी। क्या ये पॉलिसी है कि इस सतह पे इस तरह की तनकीद की जाए कि मजबूर कर दिया जाए मुखालिफिन को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि उनसे फिर मुज़ाकरात किए जाएँ? जुनेद, तहरीक इंसाफ जो है ना वो बिल्कुल अपनी कश्तियाँ जला चुकी है और उसका एक मस्बत पहलू ये है कि वो अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और जिस तरह से लोग को महंगाई के मारे हुए हैं उन्हें भी कोई ऐसा लाउड माउथ चाहिए कि जो उनकी आवाज़ बने। मुझे याद है कि जब ये तहरीक इंसाफ थी तो मैं अपने गांव वापस जाता था तो वो लोग जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए थे वो कहते थे कि हमारी जान कब छुड़ा रहे हैं। तो मैं उनको कहता था कि आपने वोट दिया, उन्होंने कहा कि महंगाई ने हमारा जीना दुभर कर दिया। अब मसला ये है कि लोगों के वही इश्यूज हैं तो लिहाजा उन्हें एक अपोजिशन में जो भी होता है उनकी आवाज़ बन जाता है और लोगों को लगता है कि इस दफ़ा वो बदल गए हैं, नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह नहीं करेंगे। तो एक तो ये बात है कि वो अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनकी जो एक बहादुरी है, अपोजिशन में उन्हें के भी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं अवाम से, और फिर जो है अगर आपने दिलेरी का मुजाहरा किया और आप जेल में हो तो आपके नंबरों में इजाफा होता जाता है। ये तो एक साइड होगी, लेकिन दूसरी साइड ये है कि जिस कास्ट पे, जिस कीमत पे उन्होंने ये इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की है, उससे लगता ये है कि अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। और मुझे तो यही लगता है कि अगर पीटीआई का कभी कोई ऑप्शन बनता है वापसी का, और इमरान खान, पीटीआई मतलब इमरान खान, ये अगर कोई सेकंड ईयर लीडरशिप आ जाए तो वो एक अलग बात है। इमरान खान की वापसी का अगर कोई ऑप्शन बनता है तो फिर वो यही है कि कोई एक इनकलाब ही होगा कि वो एक अपने जोरे बाजू पर आएंगे। जो मौजूदा सिस्टम है, जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, या इवन जो आगे भी आएगी, और इमरान खान जो अब तक उनके साथ कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके दरमियान कोई एक एतमाद की फ़ज़ा होगी। और अगर वो नहीं होगी तो आपका एक पावर पार्टनर जो है वो इस तरह से आप उस पर ट्रस्ट ही ना कर पाएँ और उनके पास पावर हो तो वो बड़ा एक रिस्की भी हो जाता है। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं उनको, अपने लोगों को तो वो एक एनर्जाइज कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है कि दूसरी साइड की पॉलिसी ये है कि वो भी टाइम बाय करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम कुछ चीज़ें स्टेबल कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अवाम के भी मसाइल हल हो जाएंगे तो इमरान खान जो हैं यानी कि उनके लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। उमर शीबा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्ताम होता है, इजाज़त दीजिए।